पढ़ा दूंगा। चलो बच्चों ध्यान दो, लास्ट क्लास में क्या बताया था मैंने, फॉर्मूला सबको पता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस। देखो न्यूमेरिकल नहीं करो कोई फायदा है नहीं, फिर भी आई का फॉर्मूला क्या बताया था, ई नॉट बाई जेड साइन ओमेगा टी प्लस पाई सीरीज आरएलसी सर्किट में। जेड का फॉर्मूला क्या होता था, आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और क्या बताया था, tan फाई इज इक्वल्स टू एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। और क्या बताया था, cos फाई इज इक्वल्स टू आर अपॉन जेड। तो अपने आप माइनस आ जाएगा, अपने आप माइनस आ जाएगा, हल लेंगे वो अपने आप माइनस आ जाएगा। हाँ तो जैसे पाई बाई 4 आता, -1 होगा तो माइनस पाई बाई 4 ले लो, अपने आप माइनस, मतलब माइनस आने का मतलब 5 लैग कर रहा है, प्लस आने का मतलब लीड कर रहा है। ये सब फॉर्मूला बच्चों लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था। दो ट्रायंगल भी पढ़ा था, एक ट्रायंगल कौन सा था, वोल्टेज ट्रायंगल आर था, यहाँ पे क्या था बीसी माइनस बीएल, और यहाँ पे क्या था ई नॉट था, ये फाई था, इसको हम लोग बोलते थे वोल्टेज ट्रायंगल, ठीक है ना। कभी अगर वोल्टेज वगैरह दिया हो तब भी आप इसको निकाल सकते हैं फाई वगैरह तो, अरे वोल्टेज के टर्म में भी फॉर्मूला हो जाएगा ना, बीसी माइनस बीएल अपॉन आर, ठीक है ना, बीसी माइनस बीएल अपॉन आर। और tan फाई कितना हो जाए, अरे tan फाई उसी तरह cos फाई भी निकाल सकते हो, हाँ वी नॉट आर, वी नॉट आर अपॉन, अरे हाँ ठीक ठीक है बच्चों, ये लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ाया था वो उसका रिवीजन। बच्चों इन्हीं में इसी में लिखो रेजोनेंस, लिखो रेजोनेंस, रेजोनेंस लिखो, इट इज द करेंट इन द सर्किट, it is the current, it is the condition in the circuit, it is the condition in the circuit when current is maximum, it is the condition in the circuit when current is maximum। बच्चों सर्किट में वो कंडीशन होता है जब करंट क्या होगा, मैक्सिमम। बस मैं इन द सर्किट, इसमें एक डेरिवेशन होता है बच्चों, मैं देख रहा हूँ क्वालिटी फैक्टर का, वो सिलेबस में है या नहीं है, ठीक है। इट इज द करंट इन द सर्किट, इट इज द कंडीशन इन द सर्किट व्हेन करंट इज मैक्सिमम। बच्चों देखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर अभी तो लिखा था ना, ई नॉट बाई जेड साइन ओमेगा टी प्लस पाई। बच्चों करंट मैक्सिमम कब होगा, जब जेड मिनिमम होगा, आई विल बी मैक्सिमम, आई मैक्सिमम होगा बच्चों जब आपका जेड क्या होगा, मिनिमम होगा, जेड मिनिमम होगा। तो बच्चों जेड की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो जेड का फॉर्मूला देखो बच्चों, जेड का फॉर्मूला जब एक्सी इक्वल टू एक्सएल हो जाएगा, इट इंप्लाइज दैट एक्सी शुड बी इक्वल टू एक्सएल, एक्सी शुड बी इक्वल टू एक्सएल, ठीक है। इट इंप्लाइज दैट एक्सी शुड बी एक्स इक्वल टू एक्सएल। बस बच्चों एक रेजोनेंस है, पावर इन एसी सर्किट, पावर सर्किट एसी जनरेटर एंड ट्रांसफर, ठीक है ना। एक्सी इक्वल टू एक्सएल, तो बच्चों अगर एक्सी इक्वल टू एक्सएल हो जाएगा तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट इंप्लाइज दैट जेड विल बी इक्वल टू आर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, जेड की वैल्यू मिनिमम कब होगी, ठीक है ना। इधर ध्यान दो, जेड, जेड और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ करो बच्चों, जेड और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ करो। तो जेड का फॉर्मूला क्या होता है, वही लिखा था ऊपर, जेड बराबर कितना होता है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो बच्चों अगर ओमेगा की वैल्यू 0 होगी तो एक्सी और एक्सएल में से कौन इंफिनिटी होगा, एक्सी और एक्सएल में से कौन इंफिनिटी होगा, एक्सी। तो यानी जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंफिनिटी। तो यानी ओमेगा 0 होने पे जेड क्या होगा, इंफिनिटी होगा। अगर ओमेगा, अगर मान लो ओमेगा इनफाइनाइट हो जाए,
अगर ओमेगा इनफाइनाइट हो जाएगा तो एक्सी क्या हो जाएगा 0, लेकिन एक्सएल क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो यानी अभी भी जब ओमेगा की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी तो भी जेड क्या होगा इनफाइनाइट। मतलब ओमेगा 0 पे भी जेड इनफाइनाइट, ओमेगा इनफाइनाइट पे भी जेड इनफाइनाइट। तो कहीं ना कहीं तो ऐसा आएगा ना जहां ओमेगा मिनिमम होगा। अरे ग्राफ तो ऐसे ही होगा ना, क्योंकि ओमेगा 0 पे भी इनफाइनाइट है और ओमेगा इनफाइनाइट पे भी इनफाइनाइट है। क्रिस समझ में आ रहा है क्यों 0 पे इनफाइनाइट क्यों है? क्योंकि एक्सी का फॉर्मूला क्या होता है 1/ओमेगा ओमेगा सी। ओमेगा 0 करोगे तो 1/ओमेगा सी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो ये एक भी टर्म अगर इसमें इनफाइनाइट हो गया तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट। उसी तरह से बच्चों अगर एक्सेल की वैल्यू, अगर ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट हो तो एक्सी तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 1/इनफाइनाइट क्या होता है 0। लेकिन एक्सेल क्या हो जाएगा इस केस में इनफाइनाइट। तो दोनों केस में इनफाइनाइट आएगा। तो हमने ग्राफ सोचा कि जब दोनों केस में इनफाइनाइट होगा तो बाकी समय तो कुछ फाइनाइट वैल्यू होगा। मतलब ग्राफ इनफाइनाइट पे भी इनफाइनाइट पे जा रहा है, 0 पे भी इनफाइनाइट पे जा रहा है। तो ग्राफ का नेचर कुछ इसी तरह का होना चाहिए। अगर ग्राफ कुछ इसी तरह से होगा तो बच्चों ये एक पॉइंट होगा ओमेगा जहां पे जेड की वैल्यू सबसे मिनिमम होगी। तो बच्चों जेड की वैल्यू सबसे मिनिमम कब होगी? जब ये एक्सी इक्वल टू एक्सएल हो जाए। जब इस क्या हो जाए एक्सी इक्वल टू एक्सएल, तो जो एक्सी इक्वल टू एक्सएल हो जाएगा तो उस समय जेड बराबर क्या हो जाएगा आर। जेड बराबर क्या हो जाएगा उस समय आर के इक्वल। वो जो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस में याद रखना, जेड किसके इक्वल हो जाता है आर के, और एक्सी किसके इक्वल हो जाता है एक्सएल उस समय। ठीक है ना? तो बच्चों कोई बोले कि बच्चों ओमेगा देखो यहाँ चेंज कैसे कर सकते हैं। ओमेगा सोर्स की फ्रीक्वेंसी है ना, तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी पे चेंज करने पर इंपिडेंस बढ़ता घटता रहता है। तो सोर्स की कोई एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आएगी जिसको हम कहेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। जिस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी बच्चों ये रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ये रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है ना, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो इस फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा आपका जेड का वैल्यू मिनिमम। बच्चों जब जेड मिनिमम होगा तो करंट क्या होगा मैक्सिमम। जब जेड मिनिमम होगा तो करंट क्या होगा मैक्सिमम। बोलो रोशन समझ में ना, जेड मिनिमम होगा तो करंट क्या होगा मैक्सिमम। तो बच्चों ये ओमेगा नॉट की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है वो कैसे निकलेगी। ठीक है, ओमेगा नॉट की वैल्यू कैसे निकाला जाए, देखो इधर ध्यान से आगे चलूं, नोट कर ले यहां तक, कर लो नोट यहां तक कर लो फटाफट, फिर आगे चलता हूं। ठीक है, आई मैक्सिमम होगा जेड मिनिमम होगा, इसका मतलब एक्स इक्वल टू एक्सएल होगा, तब जेड इक्वल टू आर होगा। ठीक है, जेड इक्वल टू आर होगा। तो बच्चों करंट का फंक्शन क्या हो जाएगा, करंट का फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जेड की जगह क्या हो जाएगा आर, और पाई की जगह क्या हो जाएगा, तो tan पाई इक्वल टू एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर होता है। तो एक्सी इक्वल टू एक्सएल होगा, 0 हो जाएगा। तो फाई की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0। तो फाइनल करंट का फंक्शन कितना बनेगा इसमें लिख दे रहा हूं बच्चों, फाइनल करंट का फंक्शन ऊपर देखो, ऊपर हो जाएगा आई बराबर ई नॉट बाई आर, ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा नॉट टी। क्योंकि ऐसा हर फ्रीक्वेंसी पे नहीं होगा, जिस फ्रीक्वेंसी पे एक्सी एक्सएल के इक्वल होगा उसी फ्रीक्वेंसी पे आपका ओमेगा नॉट टी लिखा जाएगा ना, यहाँ पे ओमेगा टी नहीं लिखा जाएगा, ओमेगा नॉट टी यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे। तो बच्चों ये फाई कहाँ चला गया, तो बताया था ना फॉर्मूला tan फाई इक्वल टू एक्सी माइनस एक्सएल। तो अगर एक्सी इक्वल टू एक्सएल होगा तो tan फाई 0 हो जाएगा, अगर फाई tan फाई 0 तो फाई क्या हो जाएगा 0। ये सब बात याद रखना। तो बच्चों यानी जब रेजोनेंस सर्किट बनता है तो आरएलसी सर्किट प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है। एक आरएलसी सर्किट प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है। मतलब एल भी है सी भी है। देखो क्वेश्चन में हिंट करेगा, बोलेगा आरएलसी सर्किट लगा हुआ है लेकिन
करंट इन फेज विद वोल्टेज है, ऐसा बोल दे तो ऐसा तभी इन फेज विद वोल्टेज बोल देगा, करंट का फेज वही है जो वोल्टेज का फेज है, तो इसी को बोलते हैं करंट इन फेज विद वोल्टेज। तो बच्चों यहां तभी पॉसिबल है ऐसा जब रेजोनेंस, तो तब फाई क्या हो जाएगा 0। अरे नहीं तो हम देखते थे ना फाई या तो प्लस में आता था या माइनस में आता था, जिसको हम कहते थे प्लस पाई बाई 2 या माइनस पाई बाई 2। अभी आपने पीछे पढ़ा था ना आरएलसी सर्किट में। तो बच्चों उसी तरह से ऐसा तभी पॉसिबल है, करंट वोल्टेज के फेज में तभी आएगा जब सर्किट पूरी तरह से रेजिस्टिव हो। सर्किट पूरी तरह से रेजिस्टिव तभी होगी जब एक्सी और एक्सएल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ऐसा तभी होगा जब एक्सी एक्सएल एक दूसरे के इक्वल हो, और इक्वल कब होंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे होंगे। अब यहाँ सवाल है बच्चों कि जेड इक्वल टू आर हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना अभी तक जो पढ़ा। अब ये याद रखना, ये क्वेश्चन में तुम्हें गेस करना होगा, क्वेश्चन में लैंग्वेज से बोलेगा कि फेज है 0 या बोलेगा सेम फेज है जैसा कि मतलब करंट और वोल्टेज का सेम फेज है, तो समझ जाना रेजोनेंस है, बिना बोले समझ। क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं बोलेगा कई बार कि रेजोनेंस है, बोलेगा करंट और वोल्टेज सेम फेज में आरएलसी है, ठीक है ना। तो बच्चों चलो देखो यहाँ पे एक और बात, देखो यहाँ पे अब यहाँ पे कंडीशन ओमेगा नॉट की फाइंडिंग ओमेगा नॉट। बच्चों यहाँ पे हम ओमेगा नॉट की वैल्यू को निकालना चाह रहे हैं। ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी होगी, यानी एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होगी। तो बच्चों इसके लिए मैं क्या करूं, एक्सी इक्वल टू एक्सएल कर दूं। तो ऐसा हर फ्रीक्वेंसी पे नहीं होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे होगा। तो एक्सी की जगह क्या लिख सकते हो, 1/ओमेगा नॉट सी। एक्सएल की जगह क्या लिख सकते हो, ओमेगा नॉट एल लिख सकते हो। अब यहां से एल को नीचे भेज दो, ओमेगा नॉट को इधर भेज दो, तो यहां से क्या बनेगा बच्चों, ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/LC। बच्चों यहां से ओमेगा नॉट कितना बन जाएगा, 1/√LC। तो याद रखना, अगर एल क्या है यहाँ पे इंडक्टेंस और सी क्या है यहाँ पे कैपेसिटेंस। बच्चों ये क्या आया, ये फ्रीक्वेंसी आया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आया। अगर लीनियर फ्रीक्वेंसी पूछे तब ओमेगा और लीनियर फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, 2πf होता है कि नहीं होता है। तो एफ की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, ओमेगा/2π। अगर आपको यहाँ पे लीनियर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो एफ नॉट विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट/2π। तो बच्चों ये कितना आएगा, 1/2π/√LC। याद रखना क्वेश्चन इससे न्यूमेरिकल से भरे मिलेंगे, इसके न्यूमेरिकल से क्वेश्चन भरे मिलेंगे। ये बात बार बार बोल रहा हूं कि जब रेजोनेंस होगा जेड इक्वल टू आर होगा, जब रेजोनेंस होगा फेज 0 होगा, मतलब पाई की वैल्यू 0 होगी, वोल्टेज और करंट सेम फेज में होगा। ठीक है ना, लिख लो। बच्चों याद रखना ये वाला इंपॉर्टेंट, ओमेगा नॉट इक्वल टू √LC, या इसी को अगर कभी फ्रीक्वेंसी देखो, एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी में अंतर है, कैसे डिराइव करते हैं ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो आर की वैल्यू मिनिमम, बच्चों जो ओमेगा नॉट यहाँ लिखा है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है और उसका फॉर्मूला ये होगा, और ये लीनियर फ्रीक्वेंसी का ये होगा। समझ आ रहा है बच्चों, क्या मैं ये बोल सकता हूं, आगे चलूं। हाँ चलो ठीक, ठीक है। देखो बच्चों फेजर डायग्राम में अगर बात करूं तो रेजोनेंस पे क्या हो रहा होगा, तो बच्चों वी आर का फेजर इधर आता था, याद है ना आप लोग को, और वीएल का फेजर किधर आता था, ऊपर, और वीसी का फेजर किधर आता था, नीचे। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाए तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो केवल वी आर का फेजर बचेगा। यानी याद रखना, जब रेजोनेंस बनता है, एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस, जो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं इसको बाकी चीज से मत ले जाना, जो V0L होता है, पीक की बात कर रहा हूं मैं, जो V0L होता है उसका मैग्नीट्यूड V0R के बराबर होता है, सॉरी V0C के। बच्चों V0C के बराबर होता है, याद रखना ये बात। इसका मैग्नीट्यूड, दोनों का वोल्टेज क्या होता है, बराबर, मैग्नीट्यूड में बराबर, हो सकता है फेज में आगे पीछे, लेकिन दोनों का पीक क्या होता है, बराबर।
जब रेजोनेंस होता है तो दोनों का पीक बराबर होता है। डन। तुम अजय का बताओ, तुमने बोले थे कि वीडियो डाल दीजिए, वीडियो देखे तुम? उत्सव उत्सव वीडियो देखे तुम? वीडियो तो मैंने डाल दिया था इसका। मैंने एसी का अलग से प्लेलिस्ट बना दिया, चेक करना जाके, ठीक है ना, इसीलिए। तो तुमने बोला था कि सर ये वीडियो डलेगा, तुम 3 क्लास से पूछ रहे हो, पिछले बार भी बोला था, और तुमने वीडियो देखा भी नहीं एक भी। ठीक है, आगे चले। देखो मैं थियरी थियरी अभी करा रहा हूँ, लेकिन पीछे तक का क्लियर है ना? रेजोनेंस पे पक्का न्यूमेरिकल आएगा, याद रखना ये बात। रेजोनेंस पे न्यूमेरिकल आएगा। चलो पहले टॉपिक करना है, टॉपिक कर लो। रेजोनेंस के बाद आता है बच्चों, देखो इसका एक डिराइवेशन भी होता है क्वालिटी फैक्टर का, वो सिलेबस में नहीं है। एक होता है क्वालिटी फैक्टर या शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, वो सिलेबस से हट चुका है। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का मतलब होता है कि जैसे तुमने एफएम सुना, एफएम पहले होता था, एफएम होता था ट्यून किया जाता था, कभी देखा था वो ट्यून किया जाता था, मिलाया जाता था रेडियो। तो दो टाइप का रेडियो है, एक जैसे मान लो रेडियो है, वो कोई लोकल चाइना वाला रेडियो है, उसको जब तुम ट्यून करते थे तो मान लो एफएम है 93.5, तो शुरू हो जाता था बजना 92.8 से, और वो बजता रहता था 94 तक बजता था। अब फिलिप्स वगैरह के रेडियो थे, तो अगर 93.5 है तो 93.4 से बजता शुरू करते थे और 93.6 पे खत्म हो जाते थे। तो वो रेडियो, वो जो रेजोनेंस करते थे, मतलब रेजोनेंस से ही रेडियो कैच करता है, वो जो रेजोनेंस करते थे वो ज्यादा बढ़िया रेजोनेंस था उनका। तो उसी चीज को बोला जाता था कि जैसे उस फिलिप्स के रेडियो का रेजोनेंस शार्प था, उस फिलिप्स के रेडियो का रेजोनेंस क्या था, शार्प था। शार्प था का मतलब बच्चों इधर ध्यान दो, बच्चों रेजोनेंस में करंट, और करंट या बोल लो ईएमएफ और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाया जाता है, ईएमएफ और फ्रीक्वेंसी का। तो एक बात बताओ, जब जेड की वैल्यू आर होगी उस समय करंट मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा? तो जेड जब मिनिमम होगा उस समय करंट क्या होगा, मैक्सिमम। तो फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ऐसे बनेगा। अरे जब जेड इनफाइनाइट हो जाएगा तो करंट जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और बीच में जैसे है, बीच में यहाँ पे पीक आएगा करंट का, तो ये ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट होगा जब रेजोनेंस हो रहा होगा। तो करंट का ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा ना, कि ओमेगा नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट हो रहा होगा। तो बच्चों एक रेजोनेंस ऐसा है और एक रेजोनेंस ऐसा है, या सेम भी कर लो, पीक अगर सेम करना चाहते हो सेम कर लो। तो कौन सा रेजोनेंस, जैसे ये बाहर वाला ए बोल रहा हूँ, अंदर वाला बी, विच रेजोनेंस इज बेटर, ए और बी? बी इज बेटर। देखो वही बात बताया ना, कि यहाँ इसका दो फ्रीक्वेंसी जिसपे सेम वैल्यू मिल रहा है करंट का, वो कम कम गैप पे है। मतलब जैसे 93.5 है, तो ये 93.4 है और 93.6 है। ये 93.5 है, तो ये देखो 9 कुछ पीछे ही हो गया, ये बहुत आगे ही हो गया। तो जितना शार्प रेजोनेंस का मतलब उसका पीक उतना, मतलब शार्प मतलब समझ रहे हो ना, वो पतला होगा, एकदम उठेगा, पतला होके उठेगा। मतलब पीक आया, जैसे फ्रीक्वेंसी पे आगे चले गए पीक खत्म हो गया, तो उसको बोलते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। इसी को निकालते हैं क्वालिटी फैक्टर से। तो जब अपना कोई डिवाइस खरीदने जाओ, टीवी वगैरह, तो उसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना? क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होने से वो ज्यादा अच्छा होता है। उसका फॉर्मूला होता है 1/r√L/c। अगर किसी को नोट करना हो, ये नोट कर लो तुम। हाँ तुम लिख लो, कोई बात नहीं, बाकी लेकिन ये ग्राफ तुम लोग रेजोनेंस वालों, अरे ये वो मत लिखना, ये तो लिख लेना। अरे ग्राफ है रेजोनेंस का ये। अरे जेड, अरे ये कॉमन सेंस से भी बना सकते हो। जेड की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो करंट क्या होगा, जीरो। और जेड की वैल्यू मिनिमम होगी तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम। तो उसी को उल्टा कर दो, जो पीछे बनाए तो उसको उल्टा कर दो।
उसी ग्राफ को उल्टा कर दिया। ये क्वालिटी फैक्टर बेटा आप लिख लेना 1/r√LC। क्वालिटी फैक्टर जितना हाई उतना रेजोनेंस हाई। आपसे क्वेश्चन पूछेगा आर बढ़ाने में बढ़ता है L1, आप भी लिख लेना बेटा। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी आएगी, यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी आएगी, इसको W1 कह रहा हूं। यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी आएगी, इसको W2 कह रहा हूं। तो W2 माइनस W1 कहलाता है बैंडविड्थ। क्या कहलाता है? बैंडविड्थ। नाम सुने हो नहीं बैंडविड्थ का कभी? बैंडविड्थ सुने हो ना? तो ये जो दोनों फ्रीक्वेंसी है जिसपे, जैसे मान लो 93.5 यहाँ है, तो ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी, इन दोनों को बैंडविड्थ कहते हैं। जिसपे करंट का आउटपुट 50% से ज्यादा हो जाए, 50% से करंट का आउटपुट ज्यादा हो जाए, वो तुम छोड़ दो। दो फ्रीक्वेंसी का गैप, जैसे यहाँ करंट मैक्सिमम कुछ होगा, मान लो E0/R, मान लो 10 एम्पियर है, तो 5 एम्पियर कहीं होगा कि नहीं होगा? तो 5 एम्पियर दो फ्रीक्वेंसी पे होगा, एक इधर भी और एक इधर भी। उन दोनों फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है उसे हम क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ। जहां पे आउटपुट 50% आ जाए। अरे लिख लिया तुम लोगों ने? ये बैंडविड्थ वाली चीज भी आप लोग नहीं लिख सकते हैं जो 12th वाले हैं। ये बैंडविड्थ वाली चीज आपको हो जाए W2 माइनस W1। तो बताओ अच्छा रेजोनेंस होने के लिए बैंडविड्थ ज्यादा होना चाहिए कि बैंडविड्थ कम? कम होना चाहिए बैंडविड्थ, ठीक है ना? जितना कम बैंडविड्थ होगा उतना रेजोनेंस अच्छा होगा। ठीक, आगे चलूं मैं? अरे ये नहीं नोट करना हो गया ना? बाकी बाकी आप दोनों लोग नोट कर लीजिएगा बैंडविड्थ का, कि जिसपे 50% करंट का आउटपुट ज्यादा हुआ, 50% से ज्यादा हो जाए। बेटा ये पूछोगे ना कि कहाँ लेना है W1 W2, जिसपे करंट 50% से ज्यादा हो जाए। ये प्रभु, जिस वाले पे करंट बेटा 50% से ज्यादा है, जैसे मैक्सिमम करंट अगर E0/R है, E0/R है, तो अगर मैं बहुत प्रिसाइज बात करूं तो E0/√2R होता है। अगर बहुत प्रिसाइज बात करूं तो पावर आधा होता है √2R, जिसपे E0/√2 हो जाए। ठीक, आगे चलूं? अगला लिखो पावर, पावर इन AC। अरे छोड़ दो, E0/R में पीक है, पीक। इसका पीक क्या होगा? E0/R। पीक क्या होगा इसका? E0/R, पावर ऑफ AC, पावर ऑफ AC। थर्ड लास्ट टॉपिक, ट्रांसफार्मर में 1 वॉटलेस करंट है, छोटा सा टॉपिक। ठीक है, पावर इन AC। पावर इन AC, तो बच्चों देखो इसमें दो पावर होगा। एक होगा इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। एक पावर कौन सा होगा? इंस्टेंटेनियस पावर। तो बेटा पावर बराबर कितना होगा? E/I, पढ़े हो ना ये तो? E/I। तो अगर E/I की बात करूं तो देखो क्या आएगा फिर, E की वैल्यू E0 साइन ओमेगा टी। I कुछ भी होगा, कोई भी सर्किट हो, I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टाइप का होगा। अब फाइव की वैल्यू कुछ भी है, I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टाइप का होगा। E0 I0 कॉमन ले लो, बाकी मैथ के तो धुरंधर आप लोग हैं ही। E0 I0 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मुझे पता है आप लोग बहुत हर्ष के साथ साइन A इंटू साइन बी का फॉर्मूला बताएंगे मुझे। बाई 2 कर देना हो तुम्हें, 2 साइन A साइन बी का पता होगा, 2 साइन A साइन बी का पता होगा ना? फॉर्मूला बताओ। तो बताओ E0/I0, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन A साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है? 2 साइन A साइन बी। मुझे पता है तुम लोग गधे हो,
कॉस ए प्लस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अरे कॉस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी ना। तो मुझे अगर प्लस चाहिए पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं बी में, तो बीच में प्लस साइन आ जाएगा, और उस वाले को ऐसे ही माइनस करके ऐड कर दूं। तो कॉस माइनस, मैं करूँ कि मैथ बताऊं क्या अभी? बताऊं क्या मैं? नहीं आया? ये तुम लोग को नहीं आया? नहीं आया तुम लोग? इसका बताओ फिर मुझे। कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ओमेगा टी, तो कॉस फाई हो जाएगा ना, सिंपल। अरे माइनस आएगा, लेकिन माइनस कॉस खा जाता है। कॉस माइनस फाई इज कॉस फाई, खा जाता है कॉस। अब क्या आएगा? माइनस कॉस ए प्लस बी, तो कितना आएगा? 2 ओमेगा टी प्लस, सॉरी, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला है, कभी डिराइव करने को कर देना यार। ये इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला है, लेकिन ये यूज बहुत कम आएगा। डिराइव करने के लिए कभी आए तो कर देना। अब बताता हूं एवरेज। एवरेज पे ही काम होगा आपने। ठीक है, एवरेज इसी के अंदर, अरे इसी के आगे कर लेंगे हम लोग, देखो ध्यान से। एवरेज इन वन साइकिल, एवरेज पावर ऑफ एसी। तो बच्चों वन साइकिल लेंगे या एसी की कंप्लीट कंप्लीट साइकिल लेंगे? तो बच्चों एक साइकिल में इसका एवरेज कितना आएगा? किसी भी कॉस या साइन फंक्शन का एवरेज कितना आएगा? 0। तो बच्चों इसका टाइम पीरियड जानते हो आप लोग? आधा हो जाए, मतलब आधा हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डबल हो गया। अरे ये सर बताएंगे, साइन थीटा साइन टू थीटा का ग्राफ देखे हो ना तुम लोग? साइन थीटा का पीरियड कितना होता है? 2 पाई। साइन टू थीटा का कितना होता है? पाई। तो अगर मैं टाइम ले रहा हूँ टी, तो ये तो टी/2 में अपना एक साइकिल पूरा कर जा रहा है। तो कुछ भी छोड़ो, जो लोग नहीं समझना डायरेक्ट समझो। कॉस का फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, एक टाइम पीरियड में इसका एवरेज कितना आएगा? 0। ये कांस्टेंट वैल्यू है बेटा, फाई की वैल्यू कुछ भी हो कांस्टेंट होती है। अरे कॉस फाई का फॉर्मूला R/Z होता है ना। तो अगर R और Z कांस्टेंट है तो कॉस फाई क्या होगा? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का एवरेज कांस्टेंट ही आता है। अरे समझ रहे हो कि नहीं बात? कांस्टेंट का एवरेज कांस्टेंट आता है? नहीं, नहीं आता है। 2 को 5 बार लिखो और उसका एवरेज निकालो, ठीक है ना? तो 2 + 2 + 2 + 2 5 बार लिख दो, 10 आएगा। फिर 5 से डिवाइड कर दो, फिर से 2 आ जाएगा। तो कांस्टेंट का एवरेज वही आता है जो वैल्यू होती है। तो cos फाई का एवरेज भी कितना आएगा? मैं करके नहीं बता रहा, इंटीग्रेशन, ठीक है ना? तो बच्चों डायरेक्ट पावर का फॉर्मूला कितना आ जाएगा? तुम लोग लिख देंगे, तो एवरेज पावर हो जाएगा, पी एवरेज हो जाएगा E0 I0/2 इंटू कॉस फाई। क्यों बच्चों? लिख देना ब्रैकेट में इधर, क्योंकि cos 2 ओमेगा टी प्लस फाई इज ए पीरियोडिक फंक्शन, इज इक्वल टू एवरेज, इसका एवरेज ऑफ cos 2 ओमेगा टी प्लस फाइव इन वन टाइम पीरियड, इज 0। लिख देना ये क्यों हो रहा है ऐसा। E0/I0 × 2, ठीक है। अब इसका अलग अलग फॉर्म देखो। देखो ज्यादातर इसका काम होता नहीं, इसी का काम होता है, तो पी लिख रहा हूं मैं बस। इसका फॉर्म देखो एवरेज वाले का, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ERMS × IRMS × cos फाई। कितने लोग को समझ में आया भाई लोग? नहीं आया ना? वेरी गुड, आ गया।
कैसे आ गया? अरे टू को क्या लिख दूं, √2 इंटू √2। तो E0/√2 क्या होता है? ERMS। और I0/√2 क्या होता है? IRMS। अरे गेम समझ रहे हो? ERMS पे E0/√2 लिखो, IRMS को भी I0/√2 लिखो, मल्टीप्लाई करो तो √2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बात तो वही है। इसको मैं और लिख रहा हूं, देखो आगे, किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ERMS² इंटू cos⁡. अब ये कैसे लिखा? ये कैसे लिखा? IRMS को क्या लिख सकता हूं? ERMS/Z। अरे बट हर जगह लिखवाया था कि नहीं? E0/I0 ERMS/IRMS इक्वल टू R जब प्योर रेजिस्टिव था। E0/I0 इज इक्वल टू ERMS/IRMS इज इक्वल टू XC जब प्योर कैपेसिटिव था। तो E0/I0 इज इक्वल टू ERMS/IRMS जब प्योर इंडक्टिव था, इज इक्वल टू XL जब प्योर इंडक्टिव था। ERMS/IRMS इक्वल टू E0/I0 इक्वल टू Z जब RLC हो, RL हो, RC हो, कुछ भी हो। तो IRMS को क्या लिख सकता हूं मैं? IRMS को लिख सकता हूं मैं ERMS/Z। तो ERMS का स्क्वायर हो गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, IRMS का स्क्वायर इंटू Z इंटू cos⁡. लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं बच्चों? कुछ भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? हमारी मर्जी चल रही है। आप ही पढ़ा रहे हो, आप ही पढ़ लो, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। अरे सही है नहीं, कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने? चेक कर लेना भाई लोग, मैं गलत भी लिख सकता हूँ। अरे नहीं, मैं गलत लिख दिया, मेरे को लग रहा है कहीं मैं गलत में लिख दूं। बच्चों cos⁡ को एक नाम देते हैं, cos⁡ इज योर पावर फैक्टर। इसको क्या नाम देते हैं? पावर फैक्टर। cos⁡ को क्या देते हैं? पावर फैक्टर। cos⁡ इज योर पावर फैक्टर। हो गया? धन बच्चों, cos⁡ पावर फैक्टर होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? R/Z। बच्चों अगर वहां R/Z रख दोगे तो क्या होगा? वहां Z से Z कैंसिल हो जाएगा, बच्चे क्या? I²RMS इंटू R आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? I²RMS इंटू R। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी। थैंक यू क्या होता है जी? तुम लोग एकदम गधा हो, क्वेश्चन नहीं करोगे एसी में तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। एसी में तो क्वेश्चन ही मेन है। एसी मतलब क्वेश्चन, एसी का थियरी मतलब नथिंग। कभी क्वेश्चन आएगा एसी में, जब आएगा तब क्वेश्चन आएगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं।
5 नंबर नंबर नहीं होते हैं। चलो ठीक है कि नहीं। देखो यहां से एक बात समझे बच्चों, कॉस फाई हमारे लिए ज्यादा होना अच्छा है या कम? देखो इधर ध्यान से, इसमें जब आप जेड की आर बाई जेड डाल दोगे तो ये आई आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर आएगा। तो अगर आरएलसी सर्किट है तो ये वही पावर आएगा जो रेजिस्टेंस डिसिपेट करेगा, लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर पावर को डिसिपेट नहीं करेंगे, करेंगे। तो बच्चों ये फॉर्मूला बेसिकली हम लोग कहते हैं किसका है? एक्टिव पावर का। किस पावर का फॉर्मूला है? एक्टिव पावर का। एसी में 3 पावर एक्टिव पावर, ये किसका फॉर्मूला है? एक्टिव पावर का। एक्टिव पावर का ये फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला? जो अभी लिखा है आपको ये एक्टिव पावर का फॉर्मूला है। एक्टिव पावर मतलब जैसे मान लो बच्चों आप किसी डिवाइस को कुछ पावर दिए, एसी पावर आपने कुछ दिया, उस डिवाइस के अंदर इंडक्टर है, जैसे कि पंखा है, उसके अंदर इंडक्टर है कि नहीं है? तो उसके अंदर रेजिस्टर भी है, पंखे के वायर के अंदर रेजिस्टेंस भी है, पंखे के वायर के अंदर इंडक्टर भी है। तो बच्चों इंडक्टर जब आप पावर दोगे तो कुछ एनर्जी इंडक्टर स्टोर कर लेगा, और कुछ एनर्जी अगर कैपेसिटर होगा तो वो भी स्टोर कर लेगा। तो जो एनर्जी स्टोर हो गई वो एनर्जी मेरे किसी काम की नहीं, मेरी वही एनर्जी काम की है जिसका मुझे आउटपुट मिल रहा है। जैसे फैन घुमाने में जो एनर्जी जा रही है, तो अगर 100 वाट एनर्जी जा रही है, 100 वाट अगर पावर जा रहा है तो सारा पावर मुझे आउटपुट में नहीं मिल रहा हो, कुछ पावर डिवाइस स्टोर कर ले रहा हो। तो ये कॉस फाई क्या बताता है कि कितना पावर, ये कॉस फाई बताता है कितना पावर आपका डिवाइस कन्वर्ट कर रहा है और कितना पावर आपका स्टोर कर रहा है। तो बच्चों हम चाहते हैं कि कॉस फाई की वैल्यू 1, कॉस फाई की वैल्यू 1 हो, मतलब फाई की वैल्यू क्या हो? 0। तो अगर कॉस फाई का वैल्यू 1 होगा तो उस समय हमारा डिवाइस मैक्सिमम आउटपुट देगा, और अगर कॉस फाई का वैल्यू ज्यादा होगा तो कॉस फाई का वैल्यू अगर कम होगा, बच्चों 1 होना चाहिए, यूनिटी। मैं नीचे लिख दे रहा हूं बच्चों, आइडियल सिचुएशन में हम क्या चाहते हैं? आइडियल सिचुएशन में कॉस फाई शुड बी इक्वल टू 1, ये हम ऐसा चाहते हैं, जो कि रजिस्टर में होता है। रजिस्टर में फाई कितना होता है? 0। तो कॉस फाई क्या होगा? 1। लेकिन बच्चों जैसे ही इंडक्टर आता है कॉस फाई की वैल्यू 1 से कम हो जाती है। मतलब अब जो आप पावर देते हैं कुछ स्टोर भी होता है और कुछ एनर्जी में आप यूज भी कर पाते हैं। तो बच्चों अगर जिसके घर का कॉस फाई कम है, एग्जाम्पल बता रहा हूं, जिसके घर का कॉस फाई कम है वो डिवाइस कम चलाएगा, उसकी बिजली का बिल ज्यादा आएगा। समझ में आया? जिसके घर का कॉस फाई कम है वो डिवाइस कम चलाएगा, उसका बिजली का बिल ज्यादा आएगा। रीजन, कॉस फाई कम होने से मान लो 100 वाट जा रहा है तो उसका 70 वाट स्टोर हो जा रहा है और 30 वाट ही उसको एनर्जी मिल रहा है। जिसका कॉस फाई कम है उसका हो सकता है कि 30 वाट स्टोर हो रहा, 70 वाट एनर्जी मिल रहा हो, तो वो कम एनर्जी में ज्यादा आउटपुट देगा, जिसका कॉस फाई 1 के लगभग होगा, करीब होगा। तो कॉस फाई बढ़ता घटता क्यों है बच्चों? तो कॉस फाई का फॉर्मूला लिखा है ना, आर बाई जेड। आर बाई जेड होता है ना, तो जब जेड की वैल्यू जितनी कम होगी उतना आपका कॉस फैक्टर कॉस फाई आपका 1 के इक्वल होगा। तो बच्चों इसके लिए क्या करते हैं, जैसे आपको बोलेगा कि हमारे घर में इंडक्टर बहुत सारे हैं, पंखे के अंदर क्या है? इंडक्टर। एसी के अंदर क्या है? इंडक्टर। जितने भी रोटेटिंग डिवाइस है, फ्रिज के अंदर क्या है? इंडक्टर। सब जगह इंडक्टर है। तो बच्चों इंडक्टर है तो इंडक्टर की वजह से बच्चों, जैसे हम क्या चाहते हैं कि करंट और वोल्टेज सेम फेज में हो, जितना इंडक्टर बढ़ेगा करंट और वोल्टेज का फेज चेंज होगा ना बच्चों। तो जितना करंट और वोल्टेज का फेज चेंज होगा उतना आपके लिए नुकसानदेह है। तो कॉस फाई शुड बी 1, अगर आप ज्यादा से ज्यादा पावर यूज करना चाहते हैं तो कॉस फाई 1 होना चाहिए। ठीक है ना? ठीक, आगे चलें। समझ तुम लोग को नहीं है लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, अब लिखो एक वॉटलेस करंट। रुक जाओ, ये लिख लिए? गधा, खत्म करने से क्या होगा बताओ? खत्म करने से कुछ होगा? पढ़ने से होगा ना। मतलब खत्म करके क्या होगा? खत्म तो मैं बोल दूं स्कूल का टीचर भी खत्म कर देता है, खत्म करने से कोई फायदा नहीं।
लिखो वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट आ वॉटलेस करंट लिखो। when current flows in the circuit without when current flows in the circuit without active power, या विदाउट पावर भी लिख सकते हो, विदाउट पावर, देन इट इज वॉटलेस करंट, देन इट इज वॉटलेस करंट। मतलब करंट फ्लो कर रहा है विदाउट पावर, देन इट इज वॉटलेस करंट। बट हाँ, इसको बोलते हैं वॉटलेस करंट। सुनो बच्चों, तो इसके लिए अभी पावर का फॉर्मूला आप लोग क्या पढ़े, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। तो बच्चों अगर फाई की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, प्लस चाहे माइनस में, तो पावर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा बच्चों, तो अभी मैं आप पढ़ चुके हैं प्योर सी में। देखो प्योर सी में, प्योर सी में फेज कितना था, पाई बाई 2 आता था कि नहीं आता था, तो उसका पावर कितना आएगा, 0। तो कौन सा पावर 0 हो रहा है, एक्टिव पावर 0। तो जो पावर, जो करंट जा रहा है, वो पावर जो स्टोर हो रहा है वो स्टोर कर ले रहा है, वो यूज आप नहीं कर पा रहे। समझ में आ रहा है ना, वो पावर आप यूज नहीं कर पा रहे हैं, वो पावर स्टोर कर ले रहा है कैपेसिटर। ठीक है, जैसे अगर इंडक्टर है, इंडक्टर का भी देखोगे, इंडक्टर में भी फाई क्या है, पाई बाई 2। तो इसका मतलब वो पावर जो है स्टोर हो जा रहा है, लेकिन ये जो फॉर्मूला बना है वो उस पावर का फॉर्मूला है जो आप यूज करते हैं। समझ रहे हो कि नहीं, जो पावर रेजिस्टेंस डिसिपेट करता है, वो पावर का फॉर्मूला होता है ये वाला। बच्चों इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, चाहे इसका एग्जांपल क्या है बच्चों, अगर 590 हो जाए तो इसका कहां कहां 590 होता है, प्योर सी में, प्योर एल में, प्योर एल में, और एक और जगह होता है एलसी सर्किट, एल और सी में। एल बच्चों एलसी सर्किट में कॉस फाई का फॉर्मूला आर बाई जेड होता है। तो अगर आर ही ना हो, जिस जिस सर्किट में आर नहीं होगा वो सर्किट में कॉस फाई 0 होगा। जहां जहां भी आर 0 होगा, कॉस फाई का फॉर्मूला होगा, कॉस फाई का फॉर्मूला होगा आर बाई जेड। जहां आर नहीं होगा वहां पावरलेस करंट होगा। आर 3 जगह नहीं होता, प्योर सी में, प्योर एल में, और एलसी सर्किट में। आर एलसी सर्किट में आर हटा दो तो तुम्हारा इन तीनों जगह पे वॉटलेस करंट मिलेगा। लास्ट टॉपिक, ट्रांसफार्मर। 3 क्वेश्चन, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे 3 क्वेश्चन पक्का, कोई भी दोगे, इवन यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए भी दोगे 3 क्वेश्चन पक्का। इतना इंपॉर्टेंट एसी है। लिखो इसके बारे में, इट इज द डिवाइस विच इज यूज्ड, it is the device which is used to step up or step down the voltage. It is the device which is used to step up and step down the voltage. To step up and step down the voltage. It is the device which is used to step up and step down the voltage. Step up and step down the voltage. इसमें लिखो, it works on the principle of mutual induction. 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 देखो बच्चों, ट्रांसफार्मर 2 टाइप का होता है, तो मैं पहले आपको कोर सेल टाइप बता रहा हूं। देखो बच्चों, ये एक सॉफ्ट आयरन रॉड है। सॉफ्ट आयरन रॉड का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूं, मतलब ये आयरन है जिसकी परमेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। परमेबिलिटी मतलब मैग्नेटिक फील्ड को इजीली अपने अंदर से फ्लो होने देता है।
बच्चों यहाँ पे क्या होता है, एक वाइंडिंग करते हैं, ठीक है ना। एक तरफ वाइंडिंग होता है, इसको बोलते हैं बच्चों प्राइमरी। ये होता है प्राइमरी, ये प्राइमरी साइड है। यहाँ पे एक एसी वोल्टेज लगा दिया, और दूसरे साइड से बच्चों आउटपुट लेते हैं। दूसरे साइड से आउटपुट लेते हैं। इसका चाहो तो नंबर ऑफ कॉइल बढ़ा भी सकते हो, बढ़ा लो। ठीक है, यहां एक आपको आउटपुट मिलेगा बच्चों सेकेंडरी, प्लस माइनस लिख रहा हूं, यहां पे आपको एक एसी आउटपुट मिलेगा, इसको मैं कह रहा हूं सेकेंडरी ईएस। और यहां पे जो बन रहा है वो ईपी, और यहां जो बन रहा है वो ईएस। क्या बेटा, हाँ लिख रहे हैं। हाँ, इधर है, कहाँ है रिमोट, देख लो, देखिए कहाँ पे, देख लो रिमोट कहाँ है, बंद ही कर दो। हाँ, पीछे पीछे चले जाओ, कोई बात। ठीक है बच्चों, इधर ध्यान दो। अब जैसे ही देखो ये इंडक्टर है ना, अगर ये इंडक्टर है तो ये करंट जैसे ही पास करेगा इसके अंदर आईपी। एसी देखो बच्चों, इसके एसी वर्क, ये ट्रांसफार्मर वर्क करता है केवल एसी पर, ये डीसी पे वर्क नहीं कर सकता। ट्रांसफार्मर कभी भी डीसी पे वर्क नहीं कर सकता। तो जैसे इसके अंदर करंट जाएगा आईपी, तो बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड अपना बनाएगा। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो यहां से ये फील्ड इसके साथ लिंक होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई इसी में क्यों जाएगा, इसी में क्यों जाएगा। देखो जो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा लीस्ट रेजिस्टेंस का पाथ चूज करता है। तो अगर ये फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर न जाके इसी में रहना पसंद करेगा। तो बच्चों जो फ्लक्स यहां जनरेट होगा वही फ्लक्स दूसरे वाले से भी लिंक होगा, दूसरे वाले से भी लिंक होगा। क्यों लिंक होगा, क्योंकि बेटा ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और मैग्नेटिक फील्ड इसी के अंदर ट्रेवल करेगा। तो देखो बच्चों, अगर मैंने यहाँ एसी लगाया है तो इस ईपी की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, तो यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ईपी इक्वल टू फैराडेज लॉ माइनस एनपी। एनपी क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, एनपी इंटू डी फाइव बाई डी टी होगा। अगर उसी तरह से ईएस की बात करूं तो ईएस का फॉर्मूला क्या होगा, ईएस का फॉर्मूला होगा माइनस एन एस अपॉन डी फाइव बाई डी टी। बच्चों दोनों जगह फाइव सेम रखा है, फाइव सेम क्यों रखा है, क्योंकि सेम फ्लक्स है जो ये प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन दूसरे वाले से लिंक हो रहा है। तो जब ये दूसरे वाले से फ्लक्स लिंक हो रहा है और ये एसी है तो करंट चेंज होगा कि नहीं टाइम के साथ। अगर टाइम के साथ करंट चेंज होगा तो यहां भी फ्लक्स चेंज होगा और यहां भी फ्लक्स चेंज होगा। तो अगर दोनों जगह फ्लक्स चेंज होगा तो बच्चों यहां भी एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और यहां भी एक ईएमएफ। ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसको मैंने लिखा है ईपी इक्वल टू माइनस एनपी डी फाइव बाई डी टी। और बच्चों यहां जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ सेकेंडरी में उसको मैंने लिखा एस मतलब सेकेंडरी, पी मतलब प्राइमरी, ईएस इक्वल टू माइनस एन एस डी फाइव बाई डी टी। अब बच्चों फाइव दोनों जगह सेम क्यों लिखा है ये आपको समझना है। और बच्चों फाइव यहाँ पे, अच्छा डीसी में क्यों नहीं यूज कर सकते, बेटा डीसी में अगर यूज करूंगा तो आई चेंज नहीं होगा, और अगर आई चेंज नहीं होगा तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स में बच्चे जानते हो ना फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा। तो बी चेंज नहीं होगा क्योंकि बी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। तो अगर बी नहीं चेंज होगा तो फ्लक्स नहीं चेंज होगा, और बच्चों फ्लक्स नहीं चेंज होगा तो डी फाइव बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो। यहां भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इधर जो भी करंट वोल्टेज दोगे इधर मिलेगा ही नहीं। लेकिन एसी है और एसी लगातार बदलता है तो करंट भी लगातार बदलेगा। तो यहां जो फ्लक्स आएगा ये बदलता हुआ आएगा, और यहां भी जो फ्लक्स आएगा वो बदलता हुआ, तो यहां पे ईएस बनेगा। तो बच्चों अगर मैं ईएस अपॉन ईपी डिवाइड कर दूं, ई सेकेंडरी अपॉन ई प्राइमरी कर दूं, यहां से आपको क्या मिलेगा, सब कुछ कट जाएगा, एन एस अपॉन एनपी, एन एस अपॉन एनपी। ठीक है ना बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो। इसको मैं बता दे रहा हूं, ये आगे चल के आएगा आईपी अपॉन आईएस के इक्वल, आईपी अपॉन आईएस के इक्वल। बच्चों ट्रांसफार्मर का क्या यूज होता है,
देखो ट्रांसफार्मर का यूज क्या होता है, तो मैंने एक बार शायद बहुत पहले भी कभी बताया होगा कि बच्चों ट्रांसफार्मर का जैसे अगर पावर प्रोड्यूस कहीं हो रहा है, ये अच्छा लिख लो पहले इसको, फिर बता लिख लो, इसको कहते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो। ये कह रहा था बच्चों ट्रांसफार्मर रेशियो, इसमें जब कभी भी न्यूमेरिकल आएगा इसी फॉर्मूले पे आएगा रेशियो। बच्चों जहां पी है वहां मतलब प्राइमरी है, और जहां एस है वहां मतलब सेकेंडरी। जहां पी है वहां प्राइमरी है, और जहां एस है वहां सेकेंडरी। देखो क्वेश्चन यही आएगा कि यहाँ इतना वोल्ट है, पहले लिख लो, अच्छा बता दो, लिख लो लिख नहीं रेशियो बेटा रेशियो, ट्रांसफार्मर रेशियो, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल आएगा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में और न्यूमेरिकल नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो आगे। जल्दी करो जल्दी करो। देखो बच्चों ये कैसे आया, ES इक्वल टू, देखो तो अगर आइडियल ट्रांसफार्मर होता है तो पावर को, जैसे देखो इधर तुमने अगर लगाया NS बाई NP का रेशियो, जैसे ES का फॉर्मूला क्या आएगा, यहां जरा निकालना बच्चों। ES का फॉर्मूला आएगा NS अपॉन NP इंटू EP। तो बच्चों मान लो NS अपॉन NP, ये तो मेरे हाथ में है ना कि मैं सेकेंडरी की तरफ कितना नंबर ऑफ टर्न्स लगाता हूँ, ये तो हमारे हाथ में है। और प्राइमरी की तरफ कितना नंबर ऑफ टर्न्स लगाता हूँ, ये भी हमारे हाथ में है। तो बच्चों मान लो मैंने प्राइमरी में 10 टर्न लगाया और सेकेंडरी में 10,000 टर्न लगा दिए, तो वोल्टेज 1,000 गुना बढ़ जाएगा। जैसे यानी अगर NS बाई NP का रेशियो है, मान लो ये 1,000 के इक्वल है, और बच्चों EP साइड में मैंने एक 100 वोल्ट दिया मान लो, तो यहाँ आउटपुट साइड में कितना वोल्ट मिल जाएगा, ES कितना हो जाएगा 100 इंटू, सॉरी 1000 इंटू 100, समझ रहे हो ना। तो कितना देगा, इकाई दहाई सैकड़ा 10,000 लाख, 1 लाख वोल्ट आ जाएगा, 1 लाख वोल्ट। तो मतलब इनपुट तुमने कितना दिया था, इनपुट दिया था बच्चों केवल 100 वोल्ट, और आउटपुट कितना मिला, 1 लाख वोल्ट। 1 लाख वोल्ट आउटपुट मिला। तो वो ये ट्रांसफार्मर इतना वोल्टेज बना कैसे लेता है, वो बाकी वोल्टेज लाता कहां से, तो बच्चों कहीं से नहीं लाता है। वो यहाँ पे फॉर्मूला देखो, अब ये समझने में आपको समझ आएंगे ये इतना वोल्टेज कैसे बना लिया। इसके पास ऐसा क्या होता है, देखो बच्चों, तो ये पावर को ट्रांसफार्मर के अंदर, अगर पावर की बात करें बच्चों, तो पावर में इनपुट पावर इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर, इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर, इनपुट पावर इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर। ठीक है बच्चों, तो इनपुट पावर कितना होगा, इनपुट पावर कितना होगा ईपी इंटू आईपी, और आउटपुट पावर कितना होगा ES इंटू IS। तो देखो बच्चों ये कुछ नहीं करता है, अगर वोल्टेज को जितने गुना बढ़ाएगा करंट को उतने गुना कम कर, जैसे वोल्टेज को अगर उसने 1,000 गुना बढ़ाया तो करंट को 1,000 गुना कम कर देगा। तो मतलब ये मत समझना कि ये अपने तरफ से लाया है, अगर उसने वोल्टेज को 1,000 गुना बढ़ा के 1 लाख किया है तो करंट को 1,000 गुना कम किया है, अपने से ट्रांसफार्मर कुछ भी जनरेट नहीं करता। इनपुट पावर इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर। यही पूछा जाए ट्रांसफार्मर में क्या कांस्टेंट होता है, तो इनपुट पावर और आउटपुट पावर कांस्टेंट होता है। और जो इनपुट एसी में फ्रीक्वेंसी होता है एसी इनपुट का, वही फ्रीक्वेंसी होता है ये आउटपुट एसी का, समझ रहे नहीं, फ्रीक्वेंसी भी सेम होता है। बच्चे इसका फायदा क्या है, तो फायदा क्या है, तो मैंने एक बार पहले ही बताया था कि अगर मान लो मैं दिल्ली में एक एसी चला रहा हूँ, तो एसी का लोड है 2 किलोवाट, मैं दिल्ली में चला रहा हूँ, और 2 किलोवाट तो मुझे लोड चाहिए 2 किलोवाट 220 वोल्ट पर, इतना लोड मुझे अभी चाहिए।
अगर अभी चाहिए बच्चों, मान लो ये मैं बिजली ले रहा हूँ राजस्थान से, एग्जाम्पल समझो, राजस्थान में सोलर पावर से मैं ये बिजली राजस्थान से नोएडा मंगाना चाहता हूँ। तो जब अगर राजस्थान वाला 2 किलोवाट बनाए और 220 पे ही अगर वायर में चढ़ा दे, तो बच्चों ये राजस्थान की बिजली हरियाणा भी नहीं क्रॉस करेगी, उधर ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि करंट क्या करता है, लॉस करता है, मतलब करंट जितना ज्यादा होगा आई स्क्वायर आर लॉस उतना ज्यादा होगा। आई स्क्वायर आर समझ रहे हो ना, यानी करंट ज्यादा होगा, कोलिजन ज्यादा होगा, चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का कोलिजन ज्यादा होगा तो लॉस ज्यादा होगा। तो बच्चों इसका उन्होंने उपाय क्या निकाला कि भाई करंट ही तो प्रॉब्लम है, करंट जितना ज्यादा हो रहा है लॉस उतना ज्यादा हो रहा है। तो उन्होंने बोला एक काम क्यों ना करें, वोल्टेज को बढ़ा दें तो करंट कम हो जाएगा और पावर वही रहेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, वोल्टेज बढ़ाएंगे, वोल्टेज बढ़ाएंगे, करंट कम हो जाएगा, पावर वही रहेगा। तो ट्रांसफार्मर पावर के साथ छेड़छाड़ नहीं करता है, वोल्टेज बढ़ाता है, करंट कम हो जाता है। तो अब वहां पे क्या किया राजस्थान वालों ने, 1 लाख वोल्ट पे भेज दिया। तो अब जैसे ही नोएडा के पास आया तो यहाँ सब स्टेशन होगा, 1 लाख से इसको पहले कन्वर्ट करेगा 33 में, 33,000 में। तो बच्चों ये ट्रांसफार्मर जो अभी ड्राइंग बनाया था मैंने, ये स्टेप अप ट्रांसफर, 2 तरह का ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो अगर सेकेंडरी साइड में कॉयल ज्यादा है और प्राइमरी साइड में कॉयल कम है, तो इसका मतलब सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा है प्राइमरी से, तो कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप। इसी को उल्टा घुमा दो, स्टेप डाउन हो जाएगा। तो जब जहां पावर प्रोड्यूस होता है वहां कौन सा यूज करते हैं, स्टेप अप। और जो हमारे घर के पास लगा होता है कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन। जैसे पहले 1 लाख से 33 होगा, फिर आपके पास वाले सिटी में आएगा, पास वाले सेक्टर में आएगा, फिर 33 से 11 होगा, फिर आपके कॉलोनी के आसपास आएगा। फिर ये जो ट्रांसफार्मर हमारे घर के पास होता है वो 11 से 220 करता है। 11 मतलब 11,000, 33 मतलब 33,000। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो बच्चों ये वाला चीज बस नोट करना है, तो समझाया था मैंने कि इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर, ये वाली बात जो है। इसी आपको समझ में आया कि ईएस अपॉन ईपी जो है वो आईपी अपॉन आईएस कहां से आया, यहीं से आया। ईएस अपॉन ईपी इधर करो तो आईएस इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आईपी आ गया, वो जो लास्ट में रिलेशन लिखा था। और इसको कहते हैं बच्चों न्यूमेरिकल जब कभी आएगा इस पे उस पे आएगा। समझ में आया ना, ये 2 फॉर्मूले ट्रांसफार्मर के अंदर है। स्टेप अप देखो, स्टेप अप होने के लिए ट्रांसफार्मर रेशियो शुड बी ग्रेटर देन 1। स्टेप अप होने के लिए बच्चों ट्रांसफार्मर रेशियो को अगर मैं ए कह दूं, तो स्टेप अप होने के लिए ट्रांसफार्मर रेशियो बच्चों अगर स्टेप अप है तो ए शुड बी ग्रेटर देन 1। अब कितना ग्रेटर रखना है वो देख लेंगे। स्टेप डाउन है तो ए शुड बी लेस देन 1, ये आपको याद रखना है। क्या क्या ट्रांसफार्मर में नहीं बदलता है, पावर नहीं बदलता है और फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज इधर है तो उधर भी 50 हर्ट्ज, दो चीज ट्रांसफार्मर में नहीं बदलता है। समझ आया ना, ट्रांसफार्मर कैसे पावर को उसको चेंज करता है, ये सब तो मैंने समझाया था बस। और स्टेप डाउन होगा तो ए शुड बी लेस देन 1, ये बात याद रखिएगा। अगर ए की वैल्यू डायरेक्ट दे दे तो आप समझ जाना ये दे दिया है आपको तो कुछ भी निकाल सकते हो। स्टेप डाउन कभी कभी ए आपको डायरेक्ट दे देगा तो स्टेप डाउन हो गया, यानी ए शुड बी लेस देन 1। ठीक है, क्लियर बच्चों। ये ट्रांसफार्मर रेशियो हो, उसी का नाम ए कह दिया, इस रेशियो का नाम, अरे कुछ भी ले लिया, बस ये याद रखना ये पूरा ट्रांसफार्मर रेशियो कहलाता है। और ये भी याद रखना कि स्टेप डाउन है तो किसमें कॉइल ज्यादा होगा, किसमें कॉइल कम होगा, ठीक है ना बच्चों। ये जो ट्रांसफार्मर मैंने बनाया था ये सेल टाइप ट्रांसफार्मर है। कौन सा टाइप ट्रांसफार्मर है, सेल टाइप। 2 टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, जैसे एक तो टाइप बताया था कि स्टेप अप स्टेप डाउन करता है उसके हिसाब से, एक होता है ये कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। कंस्ट्रक्शन के हिसाब से कौन सा टाइप है, सेल टाइप, सेल टाइप होता है बच्चों। इसके बाद एक होता है कोर टाइप, बस देख लो उसमें कुछ है नहीं, ये ऊपर सेल टाइप था। सेल टाइप में दोनों वाइंडिंग अलग अलग भुजाओं पे होती है, अलग अलग आर्म पे होती है। कोर टाइप में क्या होता है देख लो, छोटी सी बात है, बाकी थियरी सब वही रहेगा, बस इसके कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो कोर टाइप में क्या होगा, कोर टाइप में बच्चों जैसे अभी ऊपर देखो हमने देखा था ना, सेल टाइप में कुछ ना कुछ फ्लक्स बाहर चला जाता है भाई, न चाहते हुए भी एयर में चला जाता है, तो हमारा लॉस हो जाएगा भाई। ट्रांसफार्मर में इफिशियंसी 100% कभी नहीं होती, ये मैंने लिख तो दिया है आइडियल सिचुएशन, अदरवाइज बच्चों फिर भी 96% होती, लेकिन 4% का लॉस होता है।
उस लॉस को जब बचाया जा सकता है तो बचाते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बच्चों कोर टाइप। कोर टाइप का जैसे स्ट्रक्चर होता है ना, बाकी प्रिंसिपल सब कुछ सेम है, स्ट्रक्चर मैं बना दे रहा हूँ। कभी घर का पुराना ट्रांजिस्टर तोड़ोगे तो यही वाला ट्रांसफार्मर दिखेगा। इसमें एक ही पे वाइंडिंग होता है, एक के ऊपर एक वाइंडिंग होता है। बोलोगे सर कांटेक्ट में नहीं आ जाएंगे? कांटेक्ट में नहीं आएंगे। पंखे में भी तो एक के ऊपर एक वाइंडिंग होता है, लेकिन पंखे के ऊपर एक पेंटिंग चढ़ी होती है, इंसुलेटर, एक इंसुलेशन की लेयर चढ़ी होती है। पंखा कभी वाइंडिंग में, ये मत समझना कि पंखे का एक वायर दूसरे से कांटेक्ट में जा रहा है, उसके ऊपर एक इंसुलेशन की लेयर चढ़ी हुई है जो उसको कांटेक्ट में आने से रुकता है। जब वही लेयर ब्रेक हो जाती है तो आप कहते हैं पंखा बुझ गया, मतलब पंखा जल गया। समझ रहे हो ना, पंखे का जलने का मतलब क्या है कि ये दोनों वाइंडिंग है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गई। तो बच्चों यहाँ बस एक ही अंतर होता है कि एक ही आर्म पे तीन आर्म बनाते हैं। जैसे ये सब क्या है, जो भी ये देख रहे हो ये सब आयरन है, ये पूरा आयरन है, ये जो अंदर भी है ये सब आयरन है, ये सब आयरन है। इसमें फ्लक्स ऐसे चलता है और दूसरी तरफ भी जाता है। तो बच्चों पिछले वाले में फ्लक्स को ट्रेवल करके जाना पड़ता था सेकेंडरी में, यहाँ पे प्राइमरी के ऊपर ही सेकेंडरी, तो उसको कहीं जाना नहीं है। प्राइमरी से फ्लक्स निकला, सेकेंडरी ने पकड़ लिया। नहीं, अरे पिछले वाले में फ्लक्स ऐसे जाता था ना, इससे यहां था, ऐसे निकल के उधर जाता था, तो बीच में कहीं एयर में चला गया, ठीक है ना, तो लॉस हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहीं पे निकला और यहीं पे सेकेंडरी था, तो उसको मिल गया, बाकी इसके अंदर घूमता रहे, क्या फर्क पड़ता है। समझ में आया ना, ये सेल टाइप और कोर टाइप। बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा डायग्राम देख के कि कौन सा लो वोल्टेज में यूज होगा और कौन सा हाई वोल्टेज में, बताओ। हाई वोल्टेज में कौन यूज करेंगे, लो वोल्टेज में कौन? लो वोल्टेज में इसको यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि एक के ऊपर एक वाइंडिंग है, अगर हीट ज्यादा होगा तो ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे, इसको लो वोल्टेज में यूज करना ठीक है, और ऊपर वाले को हाई वोल्टेज में। तो हमारे घर के पास जो होता है उसमें सेल टाइप यूज होता है, और ये वाला ट्रांसफार्मर होता है कोर टाइप। ये ट्रांसफार्मर होता है कोर टाइप, बस इतना ही अंतर है, ये लो वोल्टेज में यूज होता है और हाई वोल्टेज में, ठीक है ना, ये लो वोल्टेज में और हाई वोल्टेज। घर में जैसे ये इतना वाइंडिंग, ये गैप क्यों छूटा है, तो बेटा वाइंडिंग करते करते पूरा भर देते हैं, ये गैप आपको दिखाई ही नहीं पड़ेगा। इसके ऊपर वाइंडिंग करते करते ना ये पूरा भर जाता है, दोनों तरफ चैम्बर भर जाता है, गैप आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। सेल टाइप एंड कोर टाइप। अब देख लो इसका लास्ट टॉपिक एसी का, लॉसेस। लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, न्यूमेरिकल एक ही पे आएगा, बस बता दिया ऊपर वाले पे जो बताया था। लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, प्रिंसिपल याद रखना, प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन है। क्यों बच्चों, एक कॉइल में करंट बना और दूसरे के अंदर इंड्यूस हुआ ना, तो इसीलिए म्यूचुअल इंडक्शन है। लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, पहला लॉस फ्लक्स लीकेज, तो जो मैंने बताया था, तो ऊपर वाले में कुछ फ्लक्स एयर में चला जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स लीकेज। दूसरा लॉस कॉपर लॉस, कॉपर लॉस, कॉपर लॉस मतलब आई स्क्वायर आर लॉस, आई स्क्वायर आर लॉस। देखो कॉपर लॉस, जैसे इस ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ ना कुछ वायर के अंदर रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस से कुछ हीटिंग होगा, उस हीटिंग के कारण कुछ पावर लॉस होगा, हो गया आपका कॉपर लॉस। तीसरा लॉस होता है आयरन लॉस, आयरन लॉस। बच्चों आयरन लॉस मैग्नेटिक लॉस होता है, मैग्नेटिक, या इसी को हिस्टेरेसिस लॉस भी समझ सकते हैं। आयरन लॉस को एक नाम देते हैं हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, HYSTERISIS, हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस का मतलब क्या है बेटा, जैसे देखो ध्यान से, हिस्टेरेसिस लॉस का मतलब, जैसे मैग्नेट, जैसे अभी देखो इसकी पोलैरिटी प्लस इधर है माइनस इधर है,
तो इस बार में ये जो आयरन है इसके सारे जो मैग्नेटॉन है, छोटे छोटे मैग्नेट है, उनको इस डायरेक्शन में अलाइन करेगा। फिर अगले ही मोमेंट बोलेगा तुम लोग उल्टा हो जाओ, तो अभी फील्ड ऐसे है, फिर तुरंत इस लोहे को बोलेगा कि फील्ड उल्टा करो। तो बार बार जब फील्ड उल्टा होता है ना, तो पहले इधर हुआ मान लो 100, और जब उल्टा घूमेगा तो इधर 20 उधर ही पड़ा रहेगा, तो 20 का लॉस हो गया, तो उसको बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। मतलब ये जो मटेरियल है कुछ मैग्नेटिक फील्ड को अपने पास रख लेता है, स्टोर कर लेता है एक साइकिल में, उसको बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। एक और लॉस लिखो, हमिंग लॉस। हमिंग लॉस, हमिंग लॉस, कभी ट्रांसफार्मर के पास जाना, हम करके साउंड आएगा, हम करके साउंड आएगा, हमिंग लॉस, हमिंग 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 साउंड। बच्चों ये होता है मैग्नेटो रिस्ट्रिक्शन के कारण, मैग्नेटो रिस्ट्रिक्शन के कारण। इसका मतलब क्या है कि बच्चों कोई चीज जब मैग्नेटाइज होती है और डीमैग्नेटाइज होती है तो उसका लेंथ बदलता है, ऐसा पाया गया। जैसे किसी भी लोहे को मैग्नेट बनाओ, फिर उसको डीमैग्नेटाइज करो, तो मैग्नेट बनाने में लेंथ बढ़ जाता है और डीमैग्नेटाइज करने में लेंथ कम हो जाता है। तो बार बार यहाँ मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो रहा है ना, तो लोहा बार बार उसका लेंथ छोटा बड़ा हो रहा है, अरे बहुत ज्यादा नहीं, बहुत माइन्यूट, तो उसके कारण आपको हम लॉस सुनाई पड़ेगा। इसको बोलते हैं हमिंग लॉस। हमिंग लॉस भी इसके अंदर होता है। इसके बाद एक लास्ट लॉस जो होता है बच्चों, दैट इज एडी करेंट लॉस। एडी करेंट लॉस, एडी करंट बताया था ना आप लोग को, मेटल के सरफेस पे जब टाइम वेरिंग फ्लक्स पास करता है तो उसके ऊपर सर्कुलर करंट बन जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एडी करंट लॉस। इसको मिनिमाइज करने का तरीका क्या होता है, लैमिनेटेड कोर। लैमिनेटेड कोर का मैंने एग्जांपल दिया था कि बच्चों एक पूरा सॉलिड ब्लॉक न यूज करके इसकी प्लेट बना लेते हैं और इन प्लेटों को इंसुलेशन में डिप करके फिर यूज करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस से रिड्यूस करने का तरीका लैमिनेटेड कोर। AC is over. Chapter complete.